चैप्टर नंबर 3 बेटा। इसमें आपका जो चैप्टर है बेटा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, गैसेस के बारे में और रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम है, उसमें से सॉलिड मीडियम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में दी है। ठीक है, लिक्विड अभी अभी हुआ है लास्ट वाला चैप्टर, और ये है बेटा गैसेस के बारे में। तो हमने जैसे कहा इसको भी 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक है गैसेस वाला और दूसरा है रेडिएशन वाला। अब दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे हम देखते जाएंगे टॉपिक वाइज कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले है बेटा यहाँ पे अजम्पशंस लिख सकते हैं हम, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पता है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि गैस जो है, किसी कंटेनर में अगर गैस है उसको देखते जाओ और ऑब्जर्व करते हुए उसके पॉइंट्स बनाओ। गैस जो होती है वो स्मॉल पार्टिकल से कंसिस्ट होती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स। द गैस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्या ये गैस के मॉलिक्यूल्स मासलेस होते हैं बेटा? नहीं, इनके पास मास होता है ना, इनके पास मास है, रिजिड है, राइट, और साथ ही साथ ये इलास्टिक भी होते हैं, राइट ना। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है इनके पास मास है और वो रिजिड भी है, और साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल्स शो करते हैं बेटा इलास्टिक प्रॉपर्टी। मतलब अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से ये निकलेगा और जाके टकराएगा किसके साथ बेटा? कंटेनर के साथ, और टकरा के लेट सपोज वापस आया और यहाँ पर टकराया है दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ, तो ये जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है बेटा? इलास्टिक कोलिजन होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि दे आर इन रैंडम मोशन। ये कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करते रहते हैं, और ड्यूरिंग देयर मोशन they collide with each other and also on the walls of the container. और ये जब कोलिजन करते हैं तो वो कोलिजन कैसा होता है बेटा? इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, और कुछ जितना भी इंफॉर्मेशन आपको पता है इन मॉलिक्यूल्स के बारे में वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो बेटा।
ये जब टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, तो आपस में टकराने के कारण यहाँ पर कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जो प्रेशर क्रिएट होता है, गैस प्रेशर, वो किसके कारण होता है बेटा? कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता रहनी चाहिए गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज मीन बाय आइडियल गैस एंड रियल गैस। फर्स्ट डेफिनेशन लिखो बेटा, व्हाट इज मीन बाय आइडियल गैस। डेफिनेशन नोट डाउन करो बेटा। अ गैस which obeys all the assumptions of kinetic theory of gases at all temperature and pressure। ठीक है बेटा। तो ऐसी गैस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो अजम्पशंस हमने लिखे हैं, इन अजम्पशंस को फॉलो करता है, कोई भी टेम्परेचर हो या कोई भी गैस का प्रेशर हो, एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल प्रेशर, एट एनी टेम्परेचर और एनी प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस। ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा, रियल गैस। अच्छा, और एक पॉइंट लिख लो, आइडियल गैस ओबेज गैस लॉज। गैस के लॉज आपने पढ़े होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो सब ओबे करता है कौन? आइडियल गैस। नेक्स्ट है बेटा रियल गैस। अ गैस which obeys only at high temperature and low pressure is called real gas। तो बस डिफरेंस एक ही है बेटा, ये ऑल द assumptions फॉलो करता है एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसका क्या है बेटा, ये भी assumptions को फॉलो करता है बस एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। बस यही डिफरेंस हमने लिखना है। अगर टेम्परेचर गैस का बढ़ा दे तो उस टाइम में assumptions को फॉलो नहीं करता है, लेकिन आइडियल गैस कोई भी टेम्परेचर पे, मैक्सिमम टेम्परेचर भी हम समझ सकेंगे कि वो गैस लॉज को गैस लॉज के साथ साथ assumptions को भी फॉलो करता है। ठीक है बेटा। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? assumptions तो आपको पता ही है बेटा, ठीक है, assumptions याद रहने चाहिए, आइडियल गैस है और रियल गैस है। ठीक है। नेक्स्ट, मीन फ्री पाथ। पहले लिखो बेटा फ्री पाथ।
उसके बाद लिखेंगे मीन फ्री पाथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन of a gas molecule is called free path। मतलब एक मॉलिक्यूल निकलता है यहाँ से और चलते जाता है जब तक वो दूसरे मॉलिक्यूल से जाकर नहीं टकराता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसी के साथ नहीं टकराया, उसको हम कहते हैं बेटा फ्री पाथ। और सेकंड लिखो बेटा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को लैम्बडा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। The average distance covered by the molecule between two successive collisions the average distance covered by the molecule between two successive collisions is called mean free path। डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा। लेट सपोज कोई तो भी एक मॉलिक्यूल आ रहा है, वो यहाँ पे ए पे टकराया, उसके बाद बी पे गया, उसके बाद सी पॉइंट पे टकराया, फिर वो आया डी पे, ठीक है, फिर डी से गया बेटा, डायरेक्शंस दिखा लो यहाँ पे, ई पे आया, ई से एफ पे गया, और एफ से जी पे गया, और जी से बायलैटरली आगे चलते जा रहा है। अब ये जो रैंडम डायरेक्शन आप अपने मन से कहीं से भी निकालो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जब ए से लेकर बी तक चल रहा है बेटा, ठीक है, या फिर ये यहाँ पे टकराया होगा कोई ना कोई मॉलिक्यूल के साथ, से लेकर यहाँ तक चला है, या फिर ए से टकरा के बी तक चला है, या बी से लेकर सी तक चला है, या सी से लेकर डी तक चला है। ये ए बी जो है ये फ्री पाथ है, बी सी सी डी एक एक फ्री पाथ है बेटा। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे फ्री पाथ है। क्या है बेटा, ये फ्री पाथ। तो दो कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस मतलब फ्री पाथ होता है। यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो ज़्यादा है, ये थोड़ा उससे कम है, ये उससे भी कम है, ये उससे ज़्यादा है। तो इस तरह से डिस्टेंस कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकते हैं बिटवीन द टू कोलिजन्स, इसलिए हम इसका एवरेज निकालते हैं, मतलब मीन वैल्यू निकालते हैं। तो इसलिए मीन वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कोलिजन्स। यहाँ पर वो चाहे जितने कोलिजन्स करे, आप अभी से देखना शुरू किए और जब तक आप उसको देख रहे हैं तब तक के सभी कोलिजन्स का एवरेज मतलब मीन फ्री पाथ। तो अगर मीन फ्री पाथ निकाल रहे हो तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बेटा,
ए से लेकर बी तक डिस्टेंस बी सी प्लस सी डी, ऐसे जितने चाहे डिस्टेंसेस हो, और उसको डिवाइड करो कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, एन नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, मीन फ्री पाथ या फिर लैम्बडा इक्वल्स टू दिस। ये पूछा तो 1 मार्क्स के लिए पूछेंगे बेटा, व्हाट इज मीन फ्री पाथ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट टर्म्स अब यहाँ पे हम जो गैस है बेटा, जो कंटिन्यूसली कैसी होती है, रैंडम मोशन में होती है। उस रैंडम मोशन में रहने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल कभी रेस्ट में नहीं आते, तो उनकी वेलोसिटीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन करके लेते हैं। 3 वेलोसिटीज़ को हम डिफाइन करेंगे बेटा, मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड आरएमएस वेलोसिटी। ठीक, मीन वेलोसिटी सी बार, मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लिखो बेटा, इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन of all the velocities of all molecules the arithmetic mean of all the velocities of all the gas molecules is called mean velocity। तो लेट सपोज हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा, हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग है, तो उनका मीन निकाले तो वो कैसा होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू एक मॉलिक्यूल की स्पीड C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है, अलग अलग है, C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं V के जगह पे। अप टू हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा, Cn मॉलिक्यूल्स है, और इसका हम मीन निकाल रहे हैं तो कितने से डिवाइड करेंगे बेटा, n से। तो इस तरह से आपको मीन वेलोसिटी मिल जाती है। मतलब एक कंटेनर के अंदर अगर गैस मॉलिक्यूल्स चल रहे होंगे तो इसकी वेलोसिटी C1 है, ये गैस मॉलिक्यूल रैंडमली इधर चल रहा है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, ये C4 है, ऐसे आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो nth वाले मॉलिक्यूल की Cn कहेंगे। तो इस गैस की टोटल, इस कंटेनर के अंदर वाले गैस की वेलोसिटी कितनी है, तो उसकी वेलोसिटी को हम एवरेज निकालते हैं तो उसके लिए सभी वेलोसिटी किसका एवरेज करते हैं। नेक्स्ट, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, बस समझने के लिए निकालना है। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ square of velocities of all the molecules is called mean square velocity। ये क्या है बेटा, एवरेज है स्क्वायर वेलोसिटीज का। तो वेलोसिटीज क्या है हमारी, C1 C2 C3 अप टू Cn है, तो सभी का क्या करेंगे,
स्क्वायर करेंगे और सभी का ऐड करके एवरेज निकालेंगे तो हमें क्या देगा बेटा, सी बार स्क्वायर देगा या सी स्क्वायर बार देगा। इसी को हम कहते हैं बेटा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या आरएमएस वेलोसिटी। तो सिंपली जो आपकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी है बेटा, उसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, डिफाइन कर लो, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज of gas molecules is called RMS velocity. तो इसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे तो सी बार स्क्वायर जो है इसको स्क्वायर रूट में डालेंगे और इसको भी स्क्वायर रूट में डाल देंगे तो ये क्या देगा हमें, ये स्क्वायर कैंसिल होकर सी देगा। तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर CN स्क्वायर बाय n और उसको डालेंगे बेटा स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है बेटा, इसकी वेलोसिटी हम तीन तरीके से निकालते हैं। मीन वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसकी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल सकते हैं और आरएमएस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसकी तीन वेलोसिटीज गैस की हम निकालते हैं। क्या एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, है ना। इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एवरेज निकालना पड़ेगा या मीन वेलोसिटी ऑफ द गैस कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर रहने वाली गैस की मीन वेलोसिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। उसकी मीन स्क्वायर निकाल सकते हैं और उसकी रूट मीन स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर एक टॉपिक आता है बेटा, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा बेटा, अगर एक कंटेनर के अंदर रहने वाली गैस है उसकी डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? मास ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। Therefore density is equal to mass by volume। और मीन फ्री पाथ तो इसके पहले हमने फ्री पाथ लिया था बेटा और मीन फ्री पाथ लिया था। व्हाट इज मीन बाय मीन फ्री पाथ? एवरेज डिस्टेंस होता है किसका, गैस मॉलिक्यूल्स का दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। वो आया था बेटा लैम्बडा इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर से डिवाइड किए थे। उसका एक दूसरा भी फॉर्मूला है, 1/√2π इंटू d स्क्वायर रो, वेयर d क्या होता है बेटा, डायमीटर होता है। ठीक है, ये MCQ में पूछते हैं बेटा, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लैम्बडा इक्वल्स टू √1/√2π इंटू डी स्क्वायर रो। ये डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है मीन फ्री पाथ का। मीन फ्री पाथ डिफाइन है पहला वाला, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला भी हमने वहाँ पे लिखा है, ये भी एक फॉर्मूला है। 2 और पाई दोनों कहाँ पे बेटा, स्क्वायर रूट में। अगर पूछा जाए तो MCQ में पूछता है ये क्वेश्चन। हो गया बेटा यहाँ तक? तो अजम्पशन समझ में आया बेटा सभी को? अजम्पशंस क्या कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं, और जब वो रैंडम मोशन में होते हैं, अच्छा, उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उनके पास मास है और कंटिन्यूसली मोशन में रहने के कारण वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं और वॉल के ऊपर भी कोलाइड होते हैं। जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो कोलिजन होता है बेटा इलास्टिक, वॉल पे भी इलास्टिक होता है, लेकिन वहाँ पर उनके कोलाइड होने के कारण वॉल के ऊपर वो एक तरह का प्रेशर क्रिएट कराते हैं। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि अगर गैस कंटेनर के ऊपर टकराती है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करवाती है, तो उसी को हम कहेंगे बेटा प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा बेटा? तो उसके लिए एक डायग्राम बना लो बेटा आप। शेप्स मिलेंगे यहाँ पे? नहीं, शेप कहाँ पे बेटा? यहाँ पे। ये कलर तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल निकालो जिसका मास कोई तो भी m1 होगा और वो इधर मूव कर रहा है बेटा v1 वेलोसिटी से, और ये टकराएगा इस कंटेनर के साथ, कंटेनर के इस वॉल के साथ, और टकरा के वापस जाएगा m1। अच्छा, इसकी वेलोसिटी वो रीगेन कर लेगा इलास्टिक कोलिजन के कारण, ठीक है। और ये वो सरफेस है बेटा जहाँ पे ये टकराने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक आइडियल गैस कंसीडर करेंगे। एक इनक्लोजर है
ये जो कंटेनर है स्क्वायर साइज का है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 डायरेक्शंस हो जाएगी इसकी एक इधर, एक इधर और एक इधर, x, y एंड z। ठीक है, मतलब इसका एक साइड अगर a है तो सभी साइड्स a होंगे बेटा इसके। ठीक है, अगर हम स्मॉल m बोलते हैं, स्मॉल m इज मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, या आइडियल गैस है बेटा। देन एंड n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, then total mass of gas, that is कैपिटल M हम लिख सकते हैं बेटा N इंटू M। अगर उस गैस के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो हर एक मॉलिक्यूल का मास अगर स्मॉल m है तो टोटल गैस का जो मास होगा कैपिटल M, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ईच मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मास मिल जाएगा। ठीक है, सो टोटल मास ऑफ द गैस विच इज इनक्लोज्ड इन द कंटेनर इज, एक का मास m है, देर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो n इंटू m। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कंसिडर करते हैं बेटा, गैस रैंडम मोशन में होती है, तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो क्या ज़रूरी है सभी मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में जाके इस s सरफेस से टकराएंगे? नहीं, हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स x डायरेक्शन में चल रहे हो, कोई y में चल रहे हो, कोई z में चल रहे हो। तो हमने ऐसा कंसीडर कर लिया है यहाँ पे कि अगर इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो 1/3 मॉलिक्यूल x में चल रहे हैं, 1/3 मॉलिक्यूल y में चल रहे हैं और 1/3 मॉलिक्यूल्स z में चल रहे हैं। हमें नहीं पता, हम एवरेज में ऐसे ही बोल रहे हैं। तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम बोल सकते हैं out of n number of molecules, one-third molecule are moving in x direction, 1/3 अच्छा इन x डायरेक्शन। टोटल में से 1/3 मॉलिक्यूल जो है वो x डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अभी हमारे जो सभी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें से हमारे पास बचे हुए मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा? 1/3 मॉलिक्यूल है जो x डायरेक्शन में चल रहे हैं। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, डायग्राम ड्रॉ हो गई बेटा सबकी। तो अगर इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जो इधर 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 कोई भी डायरेक्शन में चल रहे होंगे, बराबर है, तो उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में चलने वाले चाहिए। ठीक है, वो कितने हैं? टोटल में से 1/3 है। 1/3 मतलब अगर n है तो n/3 मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं।
दैट इज n/3 molecules. लिख लो बेटा। तो हमारे पास अभी हमें कंसीडर करने वाले कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा? n1, n2, n3 अप टू n/3 मॉलिक्यूल्स है बेटा, बराबर है? जो क्या कर रहे हैं? मूविंग along पॉजिटिव x एक्सिस। हर एक पार्टिकल की अब वेलोसिटी बोले v1, v2, v3 अप टू vn/3, क्योंकि हमें n/3 मॉलिक्यूल्स ही लेने हैं, ठीक है? अब टोटल मॉलिक्यूल्स में से 1/3 मॉलिक्यूल x में चल रहे हैं, तो सभी मॉलिक्यूल्स x में चल रहे होंगे बेटा। अगर ये हमारा कंटेनर है, हमने सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में चलने वाले किए, तो ये सब मॉलिक्यूल्स बेटा x में चल रहे हैं, बाकी y वाले और z वाले हमने लिए ही नहीं, ठीक? क्या किया तुमने? किसने कुछ किया? अच्छा चलो। तो अगर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये nth मॉलिक्यूल है बेटा, सॉरी n/3 1/3 मॉलिक्यूल है जो x डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो उनमें से सभी मॉलिक्यूल्स लेने के बगैर हम क्या करेंगे बेटा? एक ही मॉलिक्यूल लेंगे। तो हमने इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया और इसको भी निकाल दिया। तो n/3 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर देखेंगे और सबके लिए वही अप्लाई कर देंगे। समझ में आई बात? तो इसीलिए डायग्राम में जो है हमने बस एक ही मॉलिक्यूल निकाला है बेटा, ये वाला, ठीक है? ओ गड़बड़ हो गई, बस हमने एक ही मॉलिक्यूल निकाला है बेटा, ये वाला जो इधर चल रहा है। अरे गड़बड़ हो गई, ये मॉलिक्यूल निकाला है, ये टकरा के वापस आएगा। बात समझ में आ गई? तो हमने जो डायग्राम में बनाया है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल है। तो हमने तो कंसीडर किए हैं पॉजिटिव x में चलने वाले मॉलिक्यूल। कितने हैं बेटा? n/3, जिनकी वेलोसिटी v1, v2, v3 अप टू vn/3 है। उनमें से हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। ठीक है? अच्छा, ये जो डेरिवेशन है ना बेटा, 4 मार्क्स वाला डेरिवेशन है, आता है 100%, बहुत बार आता है। लास्ट एग्ज़ाम में आया था, अब बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत बार आता है बेटा ये, ठीक है?